हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस का यूज कहाँ पे करना चाहिए एंड प्रीपोजिशंस क्या है। तो प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध को बनाता है। ठीक है, तो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में आ करके, उनकी जस्ट पहले आ करके, एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में संबंध को दिखाता है। इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से अभी कह सकते हो संबंध सूचक शब्द जो संबंध को बनाने का काम करता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को बनाता है। इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, संबंध सूचक शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, ऐसे ही प्रीपोजिशन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक प्रकार है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, शब्दों का भेद है। एंड प्रीपोजिशंस का ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एंड प्रीपोजिशन का यूज आप सभी को आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए, बहुत सारी प्रीपोजिशंस होते हैं, प्रीपोजिशंस की बहुत सी प्रकार हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को बनाने का काम करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं, जिसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, संबंध सूचक शब्द कहते हैं। तो जैसे प्रीपोजिशन आपके सिंपल प्रीपोजिशन भी होते हैं, डबल प्रीपोजिशन होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, फ्रेजल प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन बहुत सारे प्रकार के होते हैं एंड बहुत प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं इन है, इनटू है, एट है, ऑन है, फ्रॉम है, विद है। तो इस तरीके से बाई है। ठीक है, बिटवीन है, एमंग है, इनसाइड है, और बिसाइड है, बिसाइड्स है। तो बहुत सारी प्रीपोजिशन हैं। तो हमें किस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे करना चाहिए, आइए अब इसको जानते हैं। एंड प्लीज़ आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको प्रीपोजिशन का यूज अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं कि प्रीपोजिशन में कैसे कैसे शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ड्स आते हैं इसके अंतर्गत। तो चलिए हम पहले यूज सीखेंगे, द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज़ कैसे करना चाहिए सही जगह पे। तो द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन हमें सीखना है। प्रीपोजिशन में हम स्टार्ट करते हैं विद और विद से, यानी बाई और विद के द्वारा चलिए स्टार्ट करते हैं। बाई का यूज कहाँ पे करेंगे, अब विद का यूज कहाँ पे करेंगे। तो विद का मतलब से होता है एंड बाई का मतलब के द्वारा होता है। तो वैसे तो बहुत जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई यंत्र से काम हम कर रहे हैं, कोई औजार से, कोई यंत्र से काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे से की अंग्रेजी आपको क्या लगानी है, विद लगाना है। ठीक है, और किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, वहाँ पे आपको बाई का यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कोई इंच की बात हो रही है, जैसे मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, तो इट्स 5 o'clock बाई माई वॉच। ये ऐसे बजे टाइम की बात आ जाए तो वहाँ पर भी आप बाई का यूज़ करते हो। एंड कहीं पर किसी के द्वारा कोई काम किया जाए, उसे रीमा के द्वारा ये काम किया जा रहा है, तो दिस वर्क इज़ बीइंग डन बाई रीमा। तो मैंने कहा कि कोई 2 इंच, हम कहते हैं ये 2 इंच बड़ा है, तो बाई 2 इंचेस। ठीक है, ये 2 मीटर कितने रुपये मीटर है, तो ये 2 रुपये मीटर है, तो इट्स बाई 2 मीटर्स। तो मतलब मीटर की बात की जा रही हो, जहाँ पे मेज़र की बात की जा रही हो, नाप की बात की जा रही हो, तो वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं। समय की बात की जा रही हो, घड़ी के द्वारा समय बजाया जा रहा है, वहाँ पर भी हम बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, वहाँ पर भी हम बाई का यूज़ करते हैं। तो बाई का यूज़ कहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड विद का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो कोई यंत्र से कोई काम किया जा रहा है, जैसे मैं चाकू से ये फल काटता हूँ, तो वहाँ पे आप से की इंग्लिश विद लगाओगे, यानी किसी यंत्र के लिए भी आप विद का यूज करते हो। और या कि विद में का मतलब से भी होता है, विद का मतलब साथ में भी होता है। जैसे कि हमने कहा कि राम श्याम के साथ बैठा है, तो राम इज सिटिंग विद श्याम। तो विद की हिंदी होती है कि साथ में से भी होता है। तो यंत्र के आने पर तो आप विद लगाते ही हो। किसी के साथ में बैठने उठने की बात की जा रही है, साथ में की इंग्लिश आपको लिखनी है, वहाँ पर भी आपको विद का यूज करना है। सो बाई कहाँ लगाना है एंड विद कहाँ लगाना है, आप जान गए होंगे। चलिए हम जानते हैं कि इन और इनटू का यूज कहाँ पे करना चाहिए। तो इन का यूज वहाँ पे करेंगे आप जहाँ पे कोई रेस्ट की बात हो, कोई काम, कोई इंसान किसी रेस्ट में काम कर रहा हो, वहाँ पे मे की इंग्लिश आप इन लगाओगे। और इनटू का मतलब भी मे होता है, बट आप इनटू वहाँ पे लगाओगे जहाँ मोशन में काम चल रहा हो। जैसे मैं नदी में खड़ा हूँ, ठीक है, तो नदी में खड़ा होने का मतलब है कि बिल्कुल टिके तो नहीं रहूँगा, कुछ गति ज़रूर करूँगा। तो नदी वदी के लिए आप मे की इंग्लिश क्या लगाओगे, इनटू लगाओगे, मे की इंग्लिश। बट हम कहते हैं मैं घर में खड़ा, मैं कमरे में खड़ा हूँ,
तो वहाँ पे आप मेक इंग्लिश इन लगाओगे। तो जहाँ पे मोशन की बात की जाए वहाँ पे मेक इंग्लिश इनटू, और जहाँ पे रेस्ट की बात की जाए वहाँ पे मेक इंग्लिश इन आपको लगाना है। एंड एक और नई चीज़ जानिए कि ऐट और इन का यूज कहाँ पे करना चाहिए। ऐट कहाँ पे लगाते हैं, इन कहाँ पे लगाते हैं। तो ऐट का मतलब भी होता है में, एंड इन का मतलब भी में होता है। ऐट मीन्स पर भी होता है वैसे। तो पहले हम मे के अर्थ में इसका यूज सीखेंगे कि ऐट और इन कहाँ लगाएंगे आप। तो इन आप लगाते हो किसी शहर के लिए, किसी शहर का नाम आ जाए तो उसके पहले आप इन लगाते हो। जैसे मैं बाराबंकी में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं कानपुर में रहता हूँ, तो आई लिव इन कानपुर। बट किसी गांव के नाम के पहले आपको ऐट का यूज करना चाहिए। जैसे मैं कोई भी गांव ले लीजिए, तो गांव के नाम के आगे आप ऐट लगाओगे। बट इतना आपको जानना ज़रूरी होगा कि अगर किसी भी शहर का नाम आप ले रहे हो, बड़े स्थान का नाम आप ले रहे हो, बड़े स्थान के अंतर्गत जब किसी शहर के अंदर किसी मोहल्ले की बात की जा रही हो, तो शहर जस्ट आपको ज़िले के पहले इन लगाना है और मोहल्ले के नाम के पहले आपको ऐट लगाना है। ठीक है, वो शहर ही क्यों नहीं है, लेकिन किसी बड़े स्थान के अंतर्गत कोई बड़ा छोटा स्थान आए तो आप छोटे स्थान के पहले ऐट और बड़े स्थान के पहले इन लगाओगे, दोनों शहर क्यों ना हो। बट गांव के नाम के पहले आपको ऐट लगाना है एंड शहर के आगे आपको इन का यूज करना है मे के लिए। अब हम ये सीखेंगे कि ऐट और ऑन का यूज कहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो ऐट का मतलब भी पर होता है, ऑन का मतलब भी पर होता है। पर के अर्थ में कहाँ पे इसका दोनों का यूज करना चाहिए। तो ऑन वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई सामान किसी सामान के तुरंत ऊपर हो। जैसे मैं कह दूँ कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मैं दरवाजे के जस्ट ऊपर तो खड़ा नहीं हूँ, दरवाजे पे खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, ऐट लगाएंगे। लेकिन मैं कह दूँ कि मैं मेज पर खड़ा हूँ, तो मतलब मेज के ऊपर खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल। ये यह सामान मेज पे रखा है, या यह सेब मेज पर रखा है, तो दिस टेबल इज़ लेइंग, या दिस टेबल इज़ कीपिंग ऑन द, दिस एप्पल इज़ कीपिंग ऑन द टेबल। तो टेबल के आगे आप ऑन लगा दोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऐट और ऑन का यूज कहाँ पे करेंगे। दोनों का मतलब पर होता है, लेकिन ऑन वहाँ पे लगाएंगे जहाँ कोई सामान किसी सामान के तुरंत ऊपर हो, और आप ऐट वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे कोई सामान किसी सामान के जस्ट ऊपर ना होके जस्ट बगल में हो। अच्छा, अब आप ये भी सीख लीजिए कि बिलो का यूज कहाँ पे करेंगे आप, और अंडर का यूज कहाँ पे करेंगे। द यूज ऑफ अंडर एंड बिलो, और दोनों की हिंदी होती है नीचे। अंडर का मतलब भी होता है नीचे एंड बिलो का मतलब भी होता है नीचे। तो दोनों का यूज आप कहाँ पे करेंगे फ्रेंड्स। बिलो वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे कोई फिजिकल की बात हो रही हो, कोई स्थिति की बात की जा रही हो, कोई कंडीशन की बात की जा रही हो, वहाँ पे कंडीशन के लिए आप नीचे के इंग्लिश बिलो लगाओगे। जैसे उसके घुटने के नीचे दर्द है, ठीक है, तो ही हैड अ पेन, ठीक है, बिलो हिज नी। तो घुटने के नीचे के लिए आप क्या लगाओगे, बिलो। लेकिन आप कहते कि मैं सीढ़ी के नीचे बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग अंडर द लैडर या अंडर द स्टेन। तो इस तरीके से सीढ़ी के नीचे की बात की जाए, किसी सामान के नीचे की बात की जाए, तो आप अंडर लगाओगे। मेज के नीचे, बेड के नीचे, तो नीचे के इंग्लिश आपको अंडर लगाना है, बिलो नहीं लगाना। बिलो आपको जब स्थिति की बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि घुटने के नीचे दर्द है, तो घुटने के नीचे की इंग्लिश आप बिलो लगाओगे, बिलो द नी। तो इस तरीके से बिलो और अंडर का यूज भी आपको समझ में आ गया होगा, दोनों का अर्थ नीचे होता है। अब आइए हम सीखते हैं एमंग एंड बिटवीन, कि एमंग एंड बिटवीन का यूज आप कहाँ पे करोगे। तो एमंग भी होता है बीच में, एंड बिटवीन का मतलब भी होता है बीच में। लेकिन एमंग आप लगाते हो दो से अधिक लोगों के लिए, बट दो लोगों के लिए आपको बिटवीन का यूज करना है। अगर कहीं पर भी दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पे बीच में की इंग्लिश आपको लगाना है बिटवीन। लेकिन दो से अधिक के लिए आपको बीच में की इंग्लिश लगाना है एमंग। ठीक है, अगर दो से अधिक हो गए तो आपको एमंग लगाना है, और दो लोगों के लिए बिटवीन लगाना है। जैसे राम और श्याम के बीच में लड़ाई हो गई, तो देयर इज अ क्वेरल बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन राम, श्याम और मुकेश के बीच में लड़ाई हो गई, तो देयर इज अ क्वेरल बिटवीन राम, श्याम एंड मुकेश। तो नहीं, सॉरी, एमंग राम, श्याम एंड मुकेश। तो दो से अधिक के लिए आपको बीच में की इंग्लिश एमंग, एंड दो लोगों के लिए की इंग्लिश आपको बिटवीन लगानी है। तो बिटवीन और एमंग का यूज भी आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम सीखते हैं सिंस एंड फॉर का यूज। इस सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करना चाहिए। तो सिंस का यूज आप वहाँ पे करेंगे जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित हो, किसी निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाते हो, एंड अनिश्चित समय के लिए आप फॉर लगाते हो। जैसे 2 बजे बिल्कुल निश्चित है, तो वहाँ पे से की इंग्लिश आप सिंस लगाओगे, एंड 2 घंटा, घंटा अनिश्चित है, तो वहाँ पे आप फॉर लगाओगे।
तो निश्चित समय के लिए सिंस एंड अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। एंड बहुत नई चीज़ आप ये भी जान लीजिए कि ऐड का यूज कहाँ पे करेंगे। तो अगर कहीं पर कोई किलो में बात हो रही हो कि 2 किलो अमरूद 2 रुपये किलो है, एक 20 रुपये किलो है, तो किलो की इंग्लिश आप लगा वहाँ जहाँ पे किलो की बात की जाए वहाँ पे ऐड का यूज आपको करना कि अमरूद गुआवा इज़ एट 6 रुपीज़ अ किलो, ऐसे आप बोलोगे। तो किलो की बात की जाए वहाँ पे आप ऐड का यूज करोगे। छोटे स्थानों के लिए तो आप ऐड लगाते ही हो, बट किलो वगैरह में बात की जाए, कोई सामान खरीद रहे हो आप, तो किलो की बात की जाए वहाँ पर भी आप ऐड का यूज करोगे, ठीक है। और मेज़र के लिए तो मैंने बताया कि आप बाई का यूज करोगे। एंड आप ये भी जान लो कि निश्चित समय के लिए बाई का यूज करते हैं एंड अनिश्चित समय के लिए टिल का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 2 घंटे तक मैं काम करूँगा, तो तक की इंग्लिश आप क्या लगाओगे? टिल। टिल भी एक प्रीपोजिशन है एंड तक की अंग्रेजी आपको टिल लगानी है। टिल एक अनिश्चित समय होता है, लेकिन बाई वहीं पे यूज़ किया जाएगा जहाँ पे कोई टाइम बिल्कुल निश्चित होगा। जैसे मैं 2 बजे तक, तो तक की अंग्रेजी 2 होती है। बाई का मतलब भी तक होता है, टिल का मतलब भी तक होता है, लेकिन बाई का यूज़ करते हैं निश्चित समय के लिए एंड टिल का यूज़ करते हैं अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। अगर 2 घंटे तक आ जाए तो टिल 2 आवर्स एंड 2 बजे तक आ जाए तो बाई 2 आवर्स। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे इस वीडियो में। तो प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं एंड बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं एंड हमें सारे प्रीपोजिशन का यूज एक एक करके आना चाहिए, कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, कहाँ पे किसका यूज करना सूटेबल है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि प्रीपोजिशन का सही प्रयोग करने के लिए जानकारी तो होनी चाहिए, कहाँ पे किसका यूज़ करना है, प्लस हमको प्रीपोजिशन भी करना पड़ता है, लर्न भी करना पड़ता है। वैसे तो इंग्लिश में मैंने कभी कोई चीज़ आपको याद करने की सलाह नहीं दी है, बट प्रीपोजिशन तो आपको कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जिनका कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, उसको आपको याद करने से ही कंप्लीट काम होगा। यानी आप याद करोगे तभी आप जान पाओगे। जैसे अफ्रेड कहीं पे आता है तो अफ्रेड के बाद भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रेड के बाद में आपको अफ्रेड के बाद आपको ऑफ लगाना है, ठीक है। आप कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते दूसरे। तो बहुत सारे शब्द अंग्रेजी में निश्चित हैं जिनके बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आना है ये भी बिल्कुल पहले से ही निश्चित है। तो आपको जैसे लाफ के बाद में ऐट आता है, ऑन नहीं लगा सकते आप, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उसके बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन यूज़ करते समय बिल्कुल याद कर लेना है कि इस शब्द के बाद में ये प्रीपोजिशन आना है। जैसे प्राउड के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो प्राउड कहीं पे लिखा हो एंड उसके बगल में आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप प्राउड के बाद ऑफ लगा दोगे, अफ्रेड के बाद आप ऑफ लगा दोगे। ऐसे एंग्री आ जाए, एंग्री, तो अगर किसी एंग्री के बाद आपको विद लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो एंग्री के बाद आप क्या लगा दोगे? विद लगा दोगे। तो इस तरीके से बहुत से प्रीपोजिशन है। जैसे अकॉर्डिंग आ जाए तो अकॉर्डिंग के बाद आपको टू लगाना है, प्राउड के बाद आपको ऑफ लगाना है, अफ्रेड के बाद, लाफ के बाद ऐड लगाना है। तो प्रीपोजिशन निश्चित है किस शब्द के बाद में कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो वैसे प्रीपोजिशन का यूज़ तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस जगह पे कौन से प्रीपोजिशन का कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है। बट आपको कुछ कुछ प्रीपोजिशंस याद करने पड़ेंगे जो निर्धारित हैं, जिसमें कोई नियम नहीं चलता है कि यहाँ पे आप रूल के अनुसार, रूल के अकॉर्डिंग यूज कर लो, नो। वहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप प्रीपोजिशन में अच्छे से सक्षम हो पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में इस शब्द के बाद में यही प्रीपोजिशन आएगा। अक्सर आपको बुक में लिखा मिलता होगा, लाइन से कई सारे शब्द मिलते होंगे और उन शब्दों के बगल में प्रीपोजिशन पहले से लिखा रहता होगा कि इस शब्द के बगल में ये प्रीपोजिशन आएगा, तो आप वही याद करके वही लगा देते होंगे, ज़्यादा सोचते नहीं होंगे। तो कुछ प्रीपोजिशन तो पहले से निर्धारित है कि इसके शब्द के बगल ये प्रीपोजिशन आएगा, सो उसको आप याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, सो डोंट वरी, ओके। तो आई होप कि प्रीपोजिशन क्या है एंड प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे करना चाहिए आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय फ्रेंड्स।